नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री कंगना रनौत, उनके बहन रंगोली चंदेल, भाई अक्षत रनौत और निर्माता कमल कुमार जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत 9 मार्च 2021 को बांद्रा में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट के एक आदेश के बाद खार पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज की गई है। मैजिस्ट्रेट को ये आदेश आशीष कौल द्वारा दर्ज एक निजी आपराधिक शिकायत पर आधारित है। अपनी शिकायत में शिकायतकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406 आपराधिक विश्वासघात, धारा 120 आपराधिक साजिश और आईपीसी की धारा 34 सामान्य आशय और कॉपीराइट अधिनियम की धारा 51 कॉपीराइट उल्लंघन, धारा 63 और 63A के तहत दंडनीय के तहत मामला दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था। एक अंतर धार्मिक दंपति द्वारा दायर एक संरक्षण याचिका पर विचार करते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में देखा कि एक मुस्लिम महिला और एक हिंदू पुरुष के बीच विवाह इसलिए मान्य नहीं होगा क्योंकि महिला हिंदू संस्कार के अनुसार विवाह से पहले हिंदू धर्म में परिवर्तित नहीं हुई थी। न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी की पीठ ने हालांकि ये भी फैसला सुनाया कि दंपति विवाह की प्रकृति में लिव इन रिलेशनशिप में रहने के और साथ ही अपने जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए भी हकदार होंगे। मद्रास हाईकोर्ट ने एक जिला कलेक्टर और 2 अन्य को कोर्ट के अवमानना का दोषी ठहराया। इसमें जिला कलेक्टर ने कोर्ट के उस न्यायिक आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की जिसमें कुछ किसानों को उनकी कृषि भूमि से एक जलाशय बनाने के उद्देश्य से बेदखल करने पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था। न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव की एकल पीठ ने उन्हें 3 महीने के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई और 20,000 रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट इस बात की जांच करेगा कि 40 साल से जेल में बंद एक नेपाली मूल के व्यक्ति के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए उसके खिलाफ अभियोजन को समाप्त किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश थोथाथिल बी राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय की पीठ नेपाली मूल के आरोपी दीपक जोशी के मामले की सुनवाई कर रही थी। दीपक को 12 मई 1980 को गिरफ्तार किया गया था और इस प्रकार वो पहले ही 40 से अधिक वर्षों की हिरासत में बंद रह चुका है। अदालत ने नेपाल के काउंसलर जनरल को कहा कि वो लगभग 40 साल से हिरासत में बंद है। उन्होंने इस संबंध में कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर किया। ये भी सामने आया कि आरोपी की मानसिक स्थिति के संबंध में एक रिपोर्ट आनी शेष है जिसमें ये सवाल उठाया गया है कि क्या वो अपराध करने के आरोप में मुकदमे का सामना करने के लिए उचित मानसिक हालत में है। SLSA की रिपोर्ट और हाईकोर्ट के रिकॉर्ड पर उपलब्ध कराई गई सामग्री के आधार पर नेपाल के काउंसलर जनरल के पास उपलब्ध सामग्री के संबंधित कागजात से संकेत मिलता है कि जोशी की आयु 9 से 10 वर्ष से अधिक के बच्चे की मानसिक हालत के समान है। ये देखते हुए कि वो पहले ही 40 से अधिक वर्ष जेल में बिता चुके हैं, अदालत ने टिप्पणी की, यहाँ तक कि अगर किसी मुकदमे में आजीवन कारावास की सजा होती है जो केवल तब हो सकता है जब अभियुक्त आरोपी पाया जा चुका है जो अपनी मानसिक स्थिति के बावजूद ट्रायल का सामना कर सकता है, जो हमारे सामने प्रस्तुत सामग्री में बड़ा सवाल है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि ये जांचने की आवश्यकता होगी कि न्याय के सिरे की रक्षा करने के लिए उसके खिलाफ अभियोजन जारी रखना आवश्यक है। ये देखना होगा कि न्याय के हित में और न्याय के सिरों को सुरक्षित रखने के लिए कि उक्त अभियोजन को अनुच्छेद 226 और 227 के साथ सहपठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत भारतीय संविधान की शक्ति के प्रयोग में बड़ी न्यायालय के न्यायिक आदेश के माध्यम से इस मुकदमे की कार्यवाही को समाप्त किया जाएगा। अंत में न्यायालय ने
SLSA हाईकोर्ट प्रशासन, नेपाल काउंसलर जनरल के लिए उपस्थित होने वाले अधिवक्ता और साथ ही संबंधित व्यक्ति के रिश्तेदार से इस संबंध में उचित कानूनी पहलुओं को साथ खुद प्रस्तुत करने और 15 मार्च 2021 को अगली सुनवाई के लिए दोपहर 2 बजे पेश होने का आदेश दिया। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।